नमस्कार मित्रों, ये व्याख्यान के दूसरे भाग में हम लेखकों यानी कि संशोधकों के नैतिक मूल्यों का सविस्तार चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट जो आखिरी व्याख्यान के पहले प्रथम भाग में हमने बात की कि पब्लिकेशन एथिक्स यानी कि प्रकाशन नैतिक मूल्य क्या है। वो कुछ नहीं है, वो बस कुछ ऐसे नीति नियम या धारा धोरण है कि जो एक प्रकाशन को संपूर्णतः यथार्थ बनाने की और मदद करते हैं, उसको उस तरफ ले जाते हैं। अभी एक लेखक, एक संशोधक के लिए जब प्रकाशन मूल्यों की बात हो तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको ध्यान में रखनी चाहिए। तो मुख्यतः देखा जाए तो ऐसी ये 6 चीज़ें हैं जिसको उसको संपूर्णतः ध्यान रखना चाहिए जब नैतिक प्रकाशन की बात हो रही हो तब। कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक है अप्रूवल फॉर रिसर्च यानी कि संशोधन के लिए ली गई पूर्वानुमति। फिर है डेटा एक्यूरेसी, माहिती की यथार्थता या सातत्यता, प्लेजरिज्म और सेल्फ प्लेजरिज्म, साहित्य चोरी अथवा स्व साहित्य चोरी, सबमिशन ऑफ पब्लिकेशन, जो प्रकाशन को हम प्रकाशित करने के लिए, संशोधन को जो प्रकाशित करने के लिए जब देते हैं उस टाइम पे, उस समय पे क्या है। ऑथरशिप यानी कि लेखक कौन है उसके लिए जो सारी बात होगी वो। और जो आखिरी है वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि हितों का घर्षण। तो हम हर एक को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रूवल फॉर रिसर्च के बारे में। अप्रूवल फॉर रिसर्च माने जब कोई भी रिसर्च होता है, कोई भी संशोधन होता है, या तो कोई वो व्यक्ति विशेष के बारे में होता है, या कोई संस्था के बारे में होता है, या कोई विषय वस्तु के बारे में होता है, या कोई ख्याल के बारे में होता है, या किसी समाज के बारे में होता है, या किसी वर्ग के बारे में होता है। तो इन सब परिस्थितियों में अब जिसके लिए या जिसके ऊपर संशोधन कार्य हो रहा है उनकी मंजूरी लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। कई बार ऐसा होता है जो माहिती या जो इंफॉर्मेशन डेटा का हम उपयोग करते हैं वो जाहिर पब्लिक डोमेन में वो होता नहीं है, वो हमको उससे लेना पड़ता है या उसके बारे में एकत्रित करना पड़ता है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी पूर्व मंजूरी के बिना की जाए। उनकी पूर्व मंजूरी कोई भी व्यक्ति विशेष या वस्तु हम संशोधन का कार्य करें तो हमको उनकी पूर्व मंजूरी लेना बहुत अनिवार्य बन जाता है। वो जो हमने पूर्व मंजूरी ले रखी है वो भी हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमको ये भी सुनिश्चित करना है कि जो पूर्व मंजूरी ली है उसका एक स्पष्ट डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, उसको संभाला जाए। एंड अगर हम किसी भी प्रकार के मेडिकल रिसर्च की या क्लिनिकल ट्रायल की बात कर रहे हैं तो वो सारी प्रयोग करने के लिए हमने अथॉरिटीज से मंजूरी ली है कि नहीं वो भी देखना है। कई बार जब हम कोई वैज्ञानिक करते हैं प्रयोग तो हमको रेगुलेटरी अथॉरिटी से भी परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हुई है कि नहीं वो बहुत ज़रूरी है। हम को कितना भी अच्छा संशोधन कर ले पर मंजूरी के बिना किया हुआ संशोधन योग्य नहीं है, नैतिक नहीं है। तो ये किसी भी संशोधन की शुरुआत है और सबसे पहली चीज़ है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसकी अगर हम बात करें तो डेटा की एक्यूरेसी मतलब माहिती की सातत्यता। हमारे पास जो भी डाटा या जो भी माहिती है वो योग्य है, परिपूर्ण है या यथार्थ है, वो हमको देखना पड़ेगा।
कई एक बात ये उतनी ही हकीकत है कि अगर गलत डाटा के साथ किया गया कोई भी संशोधन संपूर्ण रूप से गलत निराकरण या गलत आकलन के ऊपर आएगा और संशोधन का फिर कोई महत्व नहीं रहेगा और उपयोगी तो नहीं रहेगा। वो ऐसा भी हो सकता है कि वो एकदम गलत परिणाम दे और खतरनाक या हानिकारक भी साबित हो सकता है। तो हमको ये सबसे पहले माहिती की सातत्यता के ऊपर कार्य करना पड़ेगा। तो उसमें हमको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो सर्वप्रथम हमको ये ध्यान में रखना है कि हमने जो डाटा लिया है, हमने जो डेटा के ऊपर हम पूरा हमारा संशोधन करना चाहते हैं उसमें कोई जोड़ तोड़, कोई मैनिपुलेशन तो नहीं किया गया है ना। कई बार संशोधक अपने सरलता के लिए माहिती में जोड़ तोड़ करके उनको खुद को आता है उस प्रकार से संशोधन करने के लिए योग्य बना देते हैं। तो उससे कई बार पूरा अर्थ भिन्न हो जाता है जो रिसर्च के लिए हानिकारक हो सकता है। सैंपल जो समष्टि और निदर्श की बात करें तो जो पॉपुलेशन है उसका चयन उस तरीके से हुआ, जो सैंपल से उसका चयन उस तरीके से हुआ है जो पूरे पॉपुलेशन को जस्टिफाई कर सके। अगर उस तरीके से उसका चयन नहीं हुआ है, अगर जो हमारा सैंपल लिया है वो संपूर्ण तरीके से पॉपुलेशन का औचित्य साबित नहीं कर पा रहा है, तो वो जो संशोधन है वो गंभीर रूप से गलत साबित हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारा डेटा है, हमारी माहिती है, वो संपूर्ण रूप से सही है कि नहीं, अगर किसी भी प्रकार का उसमें फैब्रिकेशन तो नहीं की गई है ना। कई बार कम डेटा हो तो उसको ज़्यादा करने का फैब्रिकेशन किया जा सकता है, या एक का एक डेटा है उसको मैनी फोल्ड्स में मल्टीप्लाई करके 50 लोगों से हमने अपने उदाहरण देते हैं तो 50 लोगों से हमने अपने मंतव्य पूछे हैं, पर वो ही हम ऐसा कर देते हैं कि 50 को पूछे उसमें से 20 लोगों ने ये जवाब दिया, तो कुल का वो 40% होता है। तो हम 50 के गुणांक को 10 से कर देते हैं और हम ऐसा बोलते हैं कि 500 लोगों का हमने संशोधन किया, उसमें से 200 लोग का ये मानना है। तो ये गलत चीज़ है और इससे कई बार ऐसा होता है कि जो आधारभूत माहिती है, जो प्राथमिक माहिती है जिसके आधार पे ये पूरा स्टडी हुआ है, प्राइमरी डाटा, वो कई बार गलत दिशा में दिखा सकता है। तो ये नहीं होना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि जो माहिती होती है, जो डेटा होता है, वो पूर्णतः फेक होता है, उसका कोई सच में लिया ही नहीं गया होता है। तो इस परिस्थिति में भी ये भी गलत एक बात है और ये नहीं होना चाहिए। डेटा के बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो बात आती है प्लेजरिज्म या सेल्फ प्लेजरिज्म की। पिछले भाग में मैंने आपको समझाया था कि प्लेजरिज्म और सेल्फ प्लेजरिज्म किसको बोलते हैं। तो अभी हम ये बात को डिस्कस करेंगे कि क्या होता है जनरली जब हम पब्लिकेशन करते हैं, जनरली हम जब संशोधन रिसर्च करते हैं तो हम कई बार जो लेखक होता है, जो संशोधक होता है, वो किसी भी प्रकार की क्रेडिट दिए बिना ही किसी भी और संशोधक का कार्य अपने नाम पे छाप देता है और श्रेय ज़रा भी उसको श्रेय देता नहीं है, जो एक संपूर्ण तरीके से गलत बात हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और साइटेशन भी कई बार नहीं करते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि किस संशोधक का कार्य हमने अपने नाम पे ले लिया है।
कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो संशोधक है वो खुद के ही पुराने जो संशोधन कार्य है उनके उन उसमें से ही बहुत सारी माहिती लेके नया कोई पेपर लिख देता है या नया कोई जर्नल में आर्टिकल लिख देता है। तो कई बार ये चीज़ें भी गलत इस तरीके से होती है कि इसमें कुछ नया संशोधन हुआ ही नहीं है, बस वो पुरानी बातों को तोड़ मरोड़ के और घुमा फिरा के नए नाम से नई पब्लिकेशन में नई समय पे दे दिया जाता है और तो वो जो संशोधक है उसका एक और पब्लिकेशन गिन लिया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि कि संशोधन का जो कार्य है वो पुराने संशोधन का किया गया कार्य हम नए शब्दों में लिख के खुद का वो कंसेप्ट बता देते हैं और फिर हम उसको ज़रूरी श्रेय देते नहीं हैं, जो एक गलत बात है। सॉरी फॉर द पॉज, वो थोड़ा टेक्निकल क्षति की वजह से आवाज़ बीच में नहीं आ रही थी 5-10 सेकंड के लिए। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए और इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी बन जाता है। जब हम सबमिशन ऑफ पब्लिकेशन की बात करते हैं, जब हमने अपना पूरा पब्लिकेशन लिख दिया है और हम उसको पब्लिकेशन को कोई भी प्रकाशन प्रक्रिया के लिए ले जाते हैं और उसको प्रस्तुत करते हैं प्रकाशन के लिए, तो वो कई बार हम क्या करते हैं कि एक से ज़्यादा जगह पे वो एक ही चीज़ को प्रस्तुत करते हैं। कई बार एक ही नाम से, कई बार अलग अलग नाम से, कई बार एक ही लेखक के नाम पे, कई बार अलग अलग लेखक के नाम पे, तो उसमें भी बहुत गलत हो जाता है। वो भी एक गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि हमारा एक संशोधन है वो एक ही जगह पे प्रस्तुत होना चाहिए, एक ही जगह पे प्रकाशित होना चाहिए। अगर वो एक से ज़्यादा जगह होता है तो वो एक गलत बात है। कई बार हम ऐसा भी करते हैं, उसको सलामी स्लाइसिंग बोलते हैं, कि हम हमारे ही पुराने काम में से एक छोटा भाग निकाल के उसका नया संशोधन कर देते हैं, फिर दूसरा छोटा भाग निकाल के उसका दूसरा नया संशोधन कर देते हैं, फिर तीसरा नया भाग निकाल के हम उसका तीसरा नया संशोधन कर देते हैं। ऐसे ही करते जाते हैं और होता क्या है कि हमारे एक ही बड़े संशोधन में से बहुत सारे हम छोटे संशोधन दिखाते हैं और उससे हम जनरली ये चीज़ कब और क्या और क्यों होती है, जब आपको अपने कई बार हम रिसर्च क्यों करते हैं, हम एकेडमिक रिसर्च जनरली इसीलिए करते हैं कि हम अपना जो CAS है उसके कंप्लायंस उसके हेतु ही सिर्फ करते हैं। तो उस जगह पे ऐसा हो जाता है कि हमको बहुत सारे सब पब्लिकेशन की ज़रूरत होती है, तो हम इस तरीके से अपने पब्लिकेशन बढ़ा देते हैं। और इसमें एक और अनैतिक चीज़ ये हो सकती है कि हम हमारे पुराने संशोधन को एक से ज़रूरत से बहुत ज़्यादा बार साइट करते हैं और उससे भी ये होता है कि हम अपना एच इंडेक्स बढ़ाना चाहते हैं, बट इस तरीके से एच इंडेक्स बढ़ाना योग्य नहीं है। तो सबमिशन की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं लेखनात्मक नैतिक मूल्यों की, ऑथरशिप एथिक्स। तो लेखकों के क्रम में बहुत ज़्यादा वो होता है कि जिसने सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है उसका नाम सबसे ऊपर आना चाहिए और जिसने बाकी के लेखकों का उनके कार्य के क्रम के अनुसार कार्यभार के अनुसार आना चाहिए। पर कई बार ऐसा होता है कि जो ज़्यादा प्रतिष्ठित और ऊंचे ओहदे पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसका नाम पहले आता है और जो
जिसने सही में काम किया है उसका बाद में नाम आता है, तो ये गलत बात है। कोई भी निर्णय लेने से पहले सारे जो सहलेखक है, सहलेखियों है, सहलेखिकाओं हैं, उनसे मंजूरी लेना एकदम ज़रूरी है, बट वो होता नहीं है। सारे जो सहलेखक है उनको जो पब्लिकेशन प्रकाशन के जो कंटेंट है उसका जो उसकी जो माहिती है उसका संपूर्ण तरीके से ख्याल होना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी बन जाता है। उसके अलावा एक बहुत ज़्यादा बड़ी अनैतिक बात है जो प्रकाशन में बहुत चलती है, वो है घोस्ट ऑथर की। घोस्ट ऑथर माने भूतिया लेखक, जो खुद कुछ लिखते ही नहीं है, संशोधन का कार्य भी कोई और करता है, बट संशोधन कार्य उनके नाम से प्रदर्शित होता है। क्यों? क्योंकि वो या तो पैसा देते हैं अपना संशोधन करवाने का, या तो फिर ऐसा भी होता है कि वो कोई एक बड़ी प्रतिष्ठित जगह पे है और उनको वो अपनी सत्ता या उनके पद प्रतिष्ठा का फ़ायदा उठा के ये पूरा इस तरीके से कार्य करते हैं। उसके अगर हम बात करें तो गेस्ट ऑथर, कई बार जो लेखक होते हैं वो अपने सीनियर या अपने किसी पहचान के व्यक्ति को सम्मान देने के लिए उनको अपने संशोधन में सहलेखक बनाते हैं, उनको उनका नाम सहलेखक में डालते हैं, तो वो भी एक गलत बात हो जाती है और ऐसा हमको करने से बचना चाहिए। और जो आखिरी है वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हित का घर्षण। संशोधन का जो रिजल्ट है, संशोधन का जो परिणाम है वो किसी भी प्रकार की कोई किसी भी प्रकार के चीज़ों से अछूता होना चाहिए। कई बार संशोधक अपने फ़ायदे के लिए या अपनी ज़रूरियात के हिसाब से सारे जो परिणाम है उसको बदल देते हैं, तोड़ मरोड़ देते हैं। कई बार उनका नाणाकीय फ़ायदा होता है, कई बार बिन नाणाकीय फ़ायदा होता है, और उसकी वजह से वो सारे जो फाइंडिंग्स है उसको बदल देते हैं। तो इस परिस्थिति में होता क्या है, उससे जो संशोधन का मूलभूत कार्य है, प्रमाणभूत कार्य है ज्ञान का फैलावा, वो नहीं होता है और गलत चीज़ें आगे बढ़ती है जो नहीं होना चाहिए। तो ये सारे हम समझे कि एक लेखक के कौन कौन से प्रकाशक मूल्य होने चाहिए, प्रकाशन नीति मूल्य होने चाहिए। आगे के जो लेक्चर है उसमें, आगे का जो भाग है लेक्चर का, उसमें हम प्रकाशक के या संपादक के नैतिक मूल्यों के बारे में चर्चा करेंगे। आभार।